हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर जितने टॉपिक एग्ज़ाम में आ रहे हैं उस टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करेंगे, फिर उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अरिहंत की बुक से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पहला चैप्टर यही है, यहीं से आ रहा है। तो देखिए ये सिलेबस है आप लोग का, इसमें से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, एक्स एंटी एंड इफेक्टिव डिमांड, ये आ रही है। देन एग्रीगेट डिमांड एट इट्स कॉम्पोनेंट, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके कॉम्पोनेंट्स। फिर उसके बाद है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, एपीसी और एमपीसी का देखेंगे, ये पढ़ेंगे। देन इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसकी मीनिंग और उसके मैकेनिज्म। ठीक है, इतने ही टॉपिक पढ़ने आप लोग को, इसके आगे जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हैं बुक में उसको मत पढ़िएगा। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन, पहले टॉपिक 1 है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला टॉपिक है एडी क्या होता है। तो आप लोग सोचिए, बताइए एडी क्या होता है। पढ़ तो लिया है टॉपिक की नहीं पढ़ा अभी तक एग्ज़ाम के लिए? देखिए एडी होता है जो टोटल डिमांड इकोनॉमी में हो रही है। अब वो डिमांड चाहे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्यों ना करे, चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म, क्या चाहे वो डिमांड फर्म क्यों ना करे, चाहे गवर्नमेंट की डिमांड क्यों ना हो, सबकी डिमांड को हम लोग टोटल कर देते हैं और वही डिमांड जो है एडी बन जाती है। द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। ये जो टोटल डिमांड होती है ना, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में हो रही है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अगर मैथमेटिकली अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मीन्स ये कौन सी डिमांड हो गई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। जो ये हाउस होल्ड्स के कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड जो डिमांड कर रहा है वो यहाँ पर आएगा। पहले तो आपको ये लिख देना है, अगर पूछ रहा है क्वेश्चन की व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, तो ये बनाना है बॉक्स, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखना है और फिर ये सब एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है और एन एक्स माइनस एम क्या है। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, अब जो फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो भी एडी में जुड़ जाती है। तो इट रिफर टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट फर्म ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग। उसके बाद थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, it include total expenditure of government on the purchase of consumption goods and investment expenditure. There is a significant difference between government and private investment. गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कंसीडर किया जाता है प्रॉफिट के लिए, इसे हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आगे बताते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या है। देन ये जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इज़ डन ऑन कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड टर्म्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये सोशल वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो।
और इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये भी आगे बताते हैं क्या होगा। देन नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम है ना, इनकी भी जो डिमांड है वो भी एडी में जुड़ती है। तो नेट एक्सपोर्ट रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। नेट एक्सपोर्ट निकलता है कैसे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आया कि व्हाट इज़ एडी, 2 मार्क्स के लिए ये हो गया। एंड कंपोनेंट्स ऑफ एडी, क्या क्या कंपोनेंट्स है, एडी बनता कैसे है। तो एडी बनाने के लिए ये 4 चीज़ों की डिमांड को हम जोड़ देते हैं तो एडी बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। देन व्हाट इज़ एक्स एंटी डिमांड एंड एक्सपोज्ड डिमांड। क्या होता है एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। देखिए ये प्लान्ड या डिज़ायर डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डिमांडेड बाय द पीपल इन द इकोनॉमी, जो पीपल डिमांड करेंगे इकोनॉमी में, ठीक है, एट अ गिवन या ओवरऑल प्राइस लेवल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। जो लोगों ने बना के रखा है, मन में मान के रखा है कि हम ये चीज़ डिमांड करेंगे, ये हम डिज़ायर करेंगे, वो एक्स एंटी डिमांड हो गई। और एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड, ये वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो परचेज्ड बाय द पीपल इन द कंट्री, पीपल ने खरीद लिया है एट अ गिवन ओवरऑल प्राइस लेवल के साथ एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और इसको हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस एक्स एंटी में यही है कि ये हमने अभी लिया नहीं है, हम प्लान कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे, बट एक्सपोज्ड में क्या है, ऑलरेडी खरीद चुके हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई, एएस। ये वो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है जो प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी, जो सारे प्रोड्यूसर इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर है ना वो बना रहे ड्यूरिंग अ ईयर में। इन अदर वर्ड इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, जितने भी सामान प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं कंट्री में, ये वो सारे को काउंट करता है। तो एग्रीगेट सप्लाई, जितने भी प्रोड्यूसर आउटपुट बना रहे हैं सप्लाई करने के लिए, उन सारे प्रोड्यूसर्स के आउटपुट को हमें जोड़ना है, तब हमारा एएस आ जाएगा। अब इसका कंपोनेंट क्या है, तो कीन्स रिगार्डेड ओनली 2 मेन कंपोनेंट या 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एडी, दैट इज कंजप्शन एंड सेविंग। कीन्स के हिसाब से अगर एएस निकालना है तो कंजप्शन और सेविंग को जोड़ दें तो टोटल सप्लाई आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में 2 आएगा, एक एपीसी आ जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड, और एक आ जाएगा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किस हिसाब से हम कंजप्शन कर रहे हैं, कितनी प्रोपेंसिटी से हम कंज्यूम कर रहे हैं विद रिलेशन टू इनकम, इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड। अगर हमारी इनकम बढ़ती जा रही है तो हमारा कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, इनकम कम है तो कंजप्शन कम है। किस रिलेशनशिप से हम कंजप्शन कर रहे हैं, इनकम के साथ जब हम रिलेशनशिप देखते हैं कंजप्शन की, तो उसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसीलिए इसका फॉर्मूला जो है ना एपीसी का, सी बाय वाई होता है, कि कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। एपीसी रिफर टू द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। ये एक रेशियो होता है किसके बीच में, कंजप्शन एंड इनकम के बीच में। ये लेवल ऑफ कंजप्शन बताता है विद रिस्पेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ इनकम में, कि क्या आपका लेवल है कंजप्शन का विद रिस्पेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ इनकम के साथ। इट हैज़ 2 एस्पेक्ट, इसके 2 एस्पेक्ट हो गए। एक एपीसी हो गया कि रेशियो होता है बिटवीन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के साथ, एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई। देन एमपीसी आ गया। अब इस तरह से इसको फॉर्मूला पूरा बना के और सी बताना है कि क्या होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वाई क्या है, इनकम लेवल है, ये पूरा लिखना है। अब उसके बाद आया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी क्या है, ये रेशियो होता है जो चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर विद चेंज इन इनकम को बताता है,
कि कितना इनकम चेंज होने की वजह से कितना कंजप्शन में फ़र्क पड़ा एडिशनल, तो ये मार्जिनल बताएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे मान लीजिए कि कंजप्शन जो है 80 और 100 हो गया, और वाई इनकम जो है वो हो गई 200 और 250, ठीक है। अब MPC निकालना है, क्या निकालना है? MPC, तो एडिशनल चाहिए, चेंज इन निकालना है ना, तो डेल्टा C चाहिए ना। डेल्टा C कैसे आएगा? डेल्टा C लाने के लिए 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा Y इनकम है, इनकम लाने के लिए क्या करना होगा? ये 300 था, उससे माइनस करेंगे 200 को, 300 समझ लीजिए ये वाला लिया है, तो 300 माइनस 200 तो 100 आ जाएगा। तो डेल्टा C कितने का आया? 20 का आया, और डेल्टा Y कितने का आया? 100 का आया। तो बस इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.2 जो आएगा आंसर वो MPC हो जाएगा, 0.2। तो इसका कैलकुलेशन आएगा एग्ज़ाम में, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कितना सेविंग हो रही है विद रिलेशन टू इनकम के साथ। तो ये इट रिफर टू द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। यहाँ पर क्या होता है, ये रेशियो को बताता है। इसमें किस चीज़ का रिलेशनशिप देखते हैं? सेविंग और इनकम के बीच में, विद रिस्पेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ इनकम। इट हैज़ टू एस्पेक्ट, इनके भी दो एस्पेक्ट हो गए, एक हो गया APS और एक हो गया MPS। APS क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इट रिफर टू द रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम इन एन इकोनॉमी। जब हम रिलेशनशिप देखते हैं टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच में इन एन इकोनॉमी, कि आपकी टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इनकम कितनी है। सेविंग ज़्यादा है, जब इनकम ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा है। इनकम कम है, सेविंग कम है। इनकम से सेविंग की रिलेशनशिप देखी जाए, यहाँ पर सेविंग लिखा हो आपका और यहाँ पर इनकम हो, तो ये होता है APS, ठीक है। APC क्या होगा? C फॉर कंजप्शन, C बाय इनकम। जब कंजप्शन से इनकम की रिलेशनशिप देखी जाए तो APC कहलाती है वो। अब जब सेविंग के साथ इनकम का रिलेशनशिप देखा जाए तो APS होता है। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर C होगा तो यहाँ पर C आएगा, और यहाँ अगर S लिखा है तो यहाँ पर भी S आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ये है फॉर्मूला, APS इज इक्वल टू S बाय वाई। S क्या है? सेविंग है, और Y है इनकम लेवल। उसके बाद आया MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल कभी भी लग जाए, मार्जिनल वर्ड लग जाए तो वो एडिशनल को ही बताता है, चेंज इन को बताता है। तो यहाँ पर आपको चेंज इन निकालना ही पड़ेगा। चेंज इन सेविंग विथ चेंज इन इनकम इज कॉल्ड MPS। कितना इनकम का चेंज होने की वजह से कितना सेविंग में फ़र्क आया, कितना सेविंग चेंज हुई, अगर वो फाइंड आउट करना है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो APC और APS जो है दोनों मिल के क्या बनता है? 1 होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे APC और APS 1 होता है। APC का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? C बाय वाई, और APS का फॉर्मूला क्या होगा? S बाय वाई, ठीक। अब y अगर LCM ले लिया तो यहाँ पे y आ गया, y है नीचे y है तो y बन जा y, तो C बन जा C, प्लस y नीचे तो y बन जा y, तो S बन जा S, तो ऊपर S हो गया, तो C प्लस S, और नीचे यहाँ पे y, तो C प्लस S क्या होता है? कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, और नीचे भी क्या है? इनकम है। तो ये y और y से कटा तो क्या निकल गया? 1 आया।
APC और APS 1 के बराबर हुआ, तो ये है इनकी रिलेशनशिप कि ये दोनों क्या होते हैं, मिलके 1 बन जाते हैं। अब इसमें से कोई भी एक चीज़ निकालनी है, अगर APS निकालना है तो 1 माइनस APC कर दीजिए, आ जाएगा, और APC निकालना है तो 1 माइनस APS कर दीजिए। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, APC फाइंड आउट करिए, बाकी सारी चीज़ें दी हैं तो 1 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, वही इन्होंने भी यहाँ पर समझाया है कि APC APS 1 होता है, या तो हम कह सकते हैं APC इज इक्वल टू 1 माइनस APC, देन by dividing both the side y, तो y by y is equal to c by y plus s by y is equal to 1, then APC is equal plus APC 1 हो गया। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन MPC और MPS। अब MPC और MPS की रिलेशनशिप बतानी है तो इसको भी सेम वैसे ही बताइएगा कि MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा C बाय डेल्टा y, और MPS का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा S बाय डेल्टा y। तो नीचे y y है तो y डिनोमिनेटर ले लेंगे तो डेल्टा y तो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद डेल्टा y वन ज़ा डेल्टा y, तो वन ज़ा आया तो ये यहाँ पे बना डेल्टा C। फिर ये डेल्टा y नीचे y डेल्टा y, तो ये वन ज़ा वन हो गया। फिर डेल्टा S तो ऊपर आ जाएगा, डेल्टा S वन वन ज़ा, वही एलसीएम रूल में। अब डेल्टा C प्लस डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा y चेंज इन इनकम हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो, और नीचे तो चेंज इन इनकम है ही है, तो फिर चेंज इन इनकम कट गया तो 1 आ गया आंसर। तो MPC और MPS को भी अगर हम प्लस करते हैं तो भी टोटल 1 ही आता है, तो इसकी भी यही रिलेशनशिप है, यही इन्होंने बताई है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजप्शन फंक्शन। फंक्शन जो है ये रिलेशनशिप बताता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बीच में। जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताने वाली कोई बात हो तो उसे हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। इसकी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, C इज़ इक्वल टू बार C प्लस BY। इस तरीके से हम कंजप्शन फंक्शन को डिनोट करते हैं कि C इज़ इक्वल टू बार C होता है प्लस BY होता है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला हटाइए। अब इसको समझ लेते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या चीज़ है। तो ये पहले बार C हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे BY आया ना, तो ये बार C है, इसको हम कहेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन। ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन। एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम ज़ीरो है फिर भी कंजप्शन है तो हम उसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और ये B क्या है, B होता है MPC। विथ चेंज इन इनकम कंजप्शन में कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं MPC। और Y क्या है, ये Y है इनकम। ठीक, जैसे ये वाला हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजप्शन रहेगी और फिक्स्ड रहेगी, तो ये ऑटोनोमस हो गई। वैसे ये BY जो है ये इंड्यूस्ड कंजप्शन होती है, क्या होती है, इंड्यूस्ड कंजप्शन। विद चेंज इन इनकम के साथ कितना कंजप्शन चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो ऑटोनोमस में इंड्यूस को जब जोड़ देंगे तो टोटल कंजप्शन बन जाता है, क्या बन जाता है, टोटल कंजप्शन। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि कंजप्शन फंक्शन ये जो C है ये बनता कैसे है, C ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन को जब हम प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा कंजप्शन फंक्शन बन जाता है। तो बार C प्लस BY, इनको जोड़ा कंजप्शन फंक्शन बन गया। और इसको लिखना भी है कि C क्या है, ये हो गया आपका कंजप्शन फंक्शन। बार C इज ऑटोनोमस कंजप्शन, दैट इज कंजप्शन व्हेन इनकम लेवल इज 0। B इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, डेल्टा C बाय डेल्टा Y के फॉर्मूले से। देन YD इज डिस्पोजेबल इनकम, देन Y इज इनकम लेवल। और इसका ग्राफ भी बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा ये। ऑन OX एक्सेस पर इनकम रखनी है और OY एक्सेस पर कंजप्शन रखेंगे।
ये जो है इनकम यहाँ ज़ीरो से हो गया, क्योंकि इनकम बनता कैसे, कंजप्शन और सेविंग को जोड़ के। तो हम एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करते हैं। तो कंजप्शन देखिए ऊपर आ रहा है, कंजप्शन यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है कि हम कुछ कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ इनकम भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम भी है, फिर भी हमारा कंजप्शन है, तभी यहाँ ऊपर से आए हम, ठीक है। और यहाँ से कंजप्शन शुरू हो गई और इनकम ऊपर जा रही है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है। तो ये वाला जो है ये हमारा हो जाता है कि एट ओ वाई इनकम के साथ हमारी कंजप्शन कितनी हो रही है, ये यहाँ तक हो रही है, ओ सी तक कंजप्शन हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये कंजप्शन फंक्शन का पॉइंट है। किसका पॉइंट है, कंजप्शन फंक्शन का है, क्योंकि इसमें ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन दोनों जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन भी सेम वही है, ये रिलेशनशिप बताता है सेविंग और इनकम के बीच में। जब सेविंग और इनकम के बीच में कोई रिलेशनशिप बताए तो हम उसे क्या कहते हैं, सेविंग फंक्शन कहेंगे। मान लीजिए सेविंग क्या, एस इज इक्वल टू सेविंग है, वाई इज इक्वल टू इनकम है। अब इसका एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन आप लोग बताएंगे कि एस क्या होता है। एस इज इक्वल टू बार एस प्लस 1 माइनस बी वाई। बार एस क्या, ये ऑटोनोमस सेविंग हो गई और ये इंड्यूस सेविंग हो गई। 1 में से बी को माइनस कर देना है, 1 में से एमपीसी को माइनस कर देंगे तो एमपीएस आ जाएगा। और वाई डिस्पोजेबल इनकम। अब इसका सारा इस तरह से इसको लिख भी देना है कि इसका क्या मतलब है, सेविंग है, वाई इनकम है, सी कंजप्शन है, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये देखिए इसका ग्राफ, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम का इन्वेस्टमेंट के साथ, इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम वाई से वाई वन हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी जो है आई वन से, ये आई थी और आई से कहाँ हो गई, आई वन हो गई, बढ़ गई ना। और इनकम बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट का। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, इट इज़ अ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम ज़्यादा है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर टेंड टू इंक्रीज, तो सी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर और द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ डिमांड raises expected profitability of the producers who accordingly are induced to make greater investment। इससे होगा क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकॉनमी में, तो उसी को हम कहेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज, ये डिटर्मिनेंट्स दिए हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के। तो मेन डिटर्मिनेंट्स क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की, पहला हो गया द प्रोस्पेक्टिव आउटपुट फ्रॉम द कैपिटल, दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जितना हमें प्रोपेंसिटी प्रोस्पेक्टिव आउटपुट की उम्मीद होती है पूरा मिलता है। देन सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद हो गया मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब इनकम बढ़ती है ना तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, तो इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, ये वाई है इनकम, वाई से क्या हो गई, y1 हो गई, इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई, पहले आई थी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, फिर आई से क्या हो गई, I1 हो गई, बढ़ गई ना इन्वेस्टमेंट, तो ये सेकेंड हो गई, I1 हो गई। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम का इन्वेस्टमेंट के साथ तो हम उसे कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट इज़ अ पॉजिटिवली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, एट अ हाइएस्ट लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर टेंड टू इंक्रीज। देन व्हाट इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये रिमेन फिक्स्ड रहती है, ये चेंज नहीं होती इनकम के साथ, चाहे इनकम जितनी भी बढ़े या घटे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम रहेगी, ये रिमेन सेम रहेगी, y1 हो चाहे इनकम, चाहे y2 हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और अ लेवल ऑफ इनकम is called autonomous investment. In fact, it is an investment expenditure incurred by the government. ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, विद अ व्यू टू प्रमोट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।